और अब वॉर से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, यूएस ईरान वार्ता के बीच मोदी ट्रंप के बीच जो है बातचीत हुई है। यूएस ईरान वार्ता के बाद मोदी ट्रंप के बीच ये पहली बातचीत हुई है। मोदी ट्रंप के बीच ये बातचीत लगभग 40 मिनट तक चली है और इस बातचीत में जो ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर बातचीत की गई इस 40 मिनट के अंदर। अब आप समझिए कि सीजफायर के बाद 2 हफ्ते के युद्ध टालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। साथ ही साथ इस फोन कॉल के बाद जो चीजें निकलकर सामने आ रही वो ये है कि रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वी रिव्यूड द सब्सटेंशियल। ये ट्वीट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। सब्सटेंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड इन आवर बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स, यानी अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसको लेकर बातचीत की गई। साथ ही साथ जो हालात हैं मिडिल ईस्ट में उसको लेकर भी बातचीत की गई है। वी आर कमिटेड टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग आवर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल एरियाज। हर क्षेत्र में जो पार्टनरशिप है उसको लेकर प्रतिबद्धता और आगे किस तरह से काम किया जाए उस पर बातचीत की है। वी ऑल्सो डिस्कस द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ कर्नल एस के मलिक, रिटायर्ड भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आज चर्चा की शुरुआत वीएन झा सर आपसे ही करूंगा। चीन सुपर पावर बनता हुआ नजर आ रहा है वैश्विक पावर पर अगर देखा जाए। साथ ही साथ हॉर्मुज में नाकेबंदी की तस्वीर। ये मैं आपको सिर्फ चीजें बता रहा हूं कि अब तक क्या क्या चीजें निकल कर आ चुकी हैं। अब आज अभी की अगर बात की जाए, 15 अप्रैल की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। युद्ध विराम की बातें आई थी, 2 हफ्ते तक टाला गया। फिर इस्लामाबाद में जो चीजें हुई वो भी देखने को मिली। उसके बाद से नाकेबंदी तक अब तक कहानी जो है पहुंच चुकी है। यानी रणनीति आए दिन बदल रही है, लेकिन इस रणनीति के बदलने में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है। ये लगातार कहा जा रहा है। जी हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। मतलब डायलॉग से ही कोई भी समाधान निकलेगा। हाँ। क्योंकि वॉर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ये सब जानते हैं। और हमने भी पिछले 40-41 दिन में हमने ये देख लिया है कि कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आया, सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुआ है। हम्म। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच की जो वार्ता हुई है, इसमें एक और चीज बहुत प्रमुख था। हम्म। जब आपने सुना होगा कि अमेरिका ने पूरे एरिया पे चोक लगाने की जो उन्होंने डिसीजन लिया था हॉर्मुज के ऊपर में, तो उसमें एक और स्टेटमेंट आया था कि अगर कोई नेवल शिप उन जहाजों को एस्कॉर्ट करता हुआ नजर आया तो उसके ऊपर भी हमला होगा। और आपको ये भी पता होगा कि भारत के जो शिप्स पिछले लगभग 20 दिन में 15-20 दिन जो निकले हैं वहां से, उसको हमारे नेवी के शिप ने एस्कॉर्ट किया था। क्योंकि बीच में पाकिस्तान भी है, ऐसे ऐसे लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने शिप को एस्कॉर्ट करते हुए अपने टेरिटोरियल वाटर में लाके फिर छोड़ दिया था। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई थी अमेरिका की तरफ से कि एनी नेवल शिप एस्कॉर्टिंग दोज कमर्शियल शिप्स विल बी अटैक, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। क्योंकि अगर भारतीय शिप पे अगर अमेरिका हमला करता हम्म। तो जवाबी हमला भी होता फिर। और हम्म। उस जवाबी हमले में क्या होता है, ये मतलब कोई आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं कि इसके बाद में हम्म। क्या होगा अगर डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन हो जाती ठीक है है इंडियन वाटर के सर, इस आसपास डिबेट को में। मैं ओपन करूंगा। मैं छोटा छोटा सा रिएक्शन मैं सबसे लेना चाह रहा हूं। मैं आप एस के मलिक सर का रुख करना चाह रहा हूं। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक सर, अब अमेरिका का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, जो बयान है, वो लगातार सिर्फ यही दर्शा रहा है कि वो कंफ्यूजन स्टेट में नजर आ रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और जो साथी थे जिनसे उम्मीद की जा रही थी वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं।
आशीष जी नमस्कार और सभी दर्शकों नमस्कार। आज की स्थिति ये दर्शाती है कि निश्चित रूप से जो अमेरिका है अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ पा रहा है। फंसा हुआ इसलिए पा रहा है कि यहाँ सिर्फ ईरान का स्टेक नहीं है। ईरान के लिए तो देखा जाए, ईरान जैसे चाहता था शायद वैसी स्थिति हो गई है। वो चाहता था कि बाकी जो देश है उनका भी रोल इसमें आए और वो भी अमेरिका के सामने एक तरह से खड़े हो जाए। जैसे चाइना, कल का डेवलपमेंट ये था कि चाइना ने साफ साफ अमेरिका से बोला था कि आप मेरे वेसल्स को नहीं रोकेंगे, और रोकेंगे तो उसके लिए मैं अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हूंगा। अमेरिका का चाइना के साथ ये कन्फ्रंटेशन बढ़ना या बातों में ही बढ़ना, ये अपने आप में कोई अच्छा पॉजिटिव डेवलप नहीं है। और अमेरिका ये चाहता है कि डायलॉग के माध्यम से इस बात को यहाँ पर डिफ्यूज किया जाए। लेकिन बात यह है कि अमेरिका इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे एक सेफ ग्राउंड चाहिए, एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए चीजों को डिफ्यूज करने के लिए। क्योंकि सीधे सीधे अगर वो ये बात को कहेगा तो ये माना जाएगा कि अमेरिका का सरेंडर हो गया और ईरान अब चूंकि अपनी बात पर डटा हुआ है, ईरान को बैकअप है चीजों का। बात ये है कि आज अमेरिका का जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, ईरान का भी तो ब्लॉकेड यही था। देखा जाए कि आज चूंकि ज्यादा तो आपकी आवाज शायद नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट करिएगा, बाद में मैं वापस लौटता हूं आपके पास। कर्नल दिनेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश सर, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर देना, ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है, क्या मैसेज देने की कोशिश है, या क्या बातचीत हो सकती है? में जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका को उसके साथी देश भी छोड़ रहे हैं और वो नहीं चाहता था कि भारत से एक प्रकार की ज्यादा दूरी बन सके। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले कुछ एक महीनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार की स्टेटमेंट दी थी, जिस प्रकार से उन्होंने बताया था हम टैरिफ लगाएंगे अगर हम रशिया से तेल खरीदेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब एक प्रकार से कॉर्नर हो चुके हैं। चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, चाहे ईरान के साथ जो युद्ध है, तो वो अपने जो पुराने डिपेंडेबल साथी हैं, जब मित्र देश हैं, उनके साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। और भारत जो है इस सिस्टम के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्हें भारत की ताकत का और भारत की शक्ति का मालूम है। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं भारत से प्यार करता हूं, मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूं, तो ऑल ऑफ ए सडन जो है 28 फरवरी से पहले तो इस प्रकार का किसी प्रकार की कोई प्यार की भावना नहीं आई थी। तो बेसिकली जो है अब वो पैचअप करना चाहते हैं और इसी सिलसिले के अंदर जो है अब उनके विदेश मंत्री भी जो है वो अगले साल आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका हमारे साथ ज्यादा संबंध बढ़ाने की कोशिश करता है, जब पाकिस्तान को और अपने सर के ऊपर बिठाता। आशीष जी, मुझे एक मिनट दीजिए। जी जी सर। आपने पिछले अपने सेगमेंट में बताया कि अमेरिका का साथ सभी देश छोड़ रहे हैं। तो देखिए साहब, ऐसा है, बचपन के अंदर हमने स्कूल के अंदर एक दोहा पढ़ा था, कोयल काको कागा कासे लेत, तुलसी मीठे वचन से जग अपना कर लेत। तो देखिए साहब, ऐसा है कि ट्रंप ने अपनी भाषा से और अपनी बदतमीजी की वजह से जो है पूरे यूरोप के देशों को और मैक्सिमम जो उसके फ्रेंड थे उनको उसने बदतमीजी की। अगर वो अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल रखता तो मेरा ये मानना है कि इवन ईरान के युद्ध में जब ये नवल ब्लॉकेड तो समस्या है। आता हूं एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, यही समस्या है कि अगर इस पर कंट्रोल करता तो शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। ना सिर्फ अमेरिका के लिए, बाकी लोगों के लिए भी ये चीज लागू होती है। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, हॉर्मुज में नाकेबंदी से टेंशन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रंप पर अंतरराष्ट्रीय दबाव जो है वो बढ़ा। चीन ने इसको लेकर कड़ी चेतावनी जो है जारी कर दी है, जंगल राज नहीं चलने देंगे। पेरिस में हॉर्मुज पर शिखर वार्ता होगी, शुक्रवार को हॉर्मुज पर शिखर वार्ता होनी है। कोरिया ने भी नाकेबंदी का विरोध कर दिया है, यानी कुल मिलाकर अमेरिका जो नाकेबंदी कर रहा है उसको लेकर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। रजनीश हमारे साथ बने हुए, रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही सारा अब गेम जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी जो कहानी, जो पिक्चर नहीं थी वो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंटर करता हुआ नजर आया और वहां पर नाकेबंदी अगर की गई है तो टेंशन जो है वो देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय दबाव और उसकी वजह से परेशानी अमेरिका को, और चीन ने भी जो है आंखें दिखानी शुरू कर दी। आशीष, देखिए जिस तरीके का रवैया अमेरिका की तरफ से रहा है उसको लेके तमाम जो देश हैं, खासतौर जो आर्थिक रूप से जो पूरे विकसित हैं या विकासशील हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो अमेरिका से खासे नाराज़ हो गए। स्टेट ऑफ हार्मुज की बात कर ली जाए या फिर आप परमाणु ऊर्जा की बात कर ली जाए, ये तमाम चीज़ें थी जिनको लेके ईरान के साथ जो
वार्ता हुई थी वो विफल रही थी। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें अपडेट ये हो गया है कि जो ट्रंप है, जो ये शांति वार्ता हुई थी, इसके विफल होने के बाद ट्रंप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। इसीलिए जो है वो ट्रंप के अगर बात की जाए तो ट्रंप जो है वो अब जो एक महीने का बताया जा रहा है कि जो तेल जो प्रतिबंध से जो छूट दी गई थी ईरान को, उस अस्थाई छूट को ख़त्म करने की इस समय तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। इसके अलावा अगर ये चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर तौर पे इसका पूरा असर सारे जो एशियाई जो है दो देश हैं, या ये कहा जाए तमाम वो देश जो इस युद्ध के बाद ऊर्जा के लिए एक कदम बढ़ाया था उन्होंने ईरान की तरफ, उस ऊर्जा को लेकर काफ़ी ज़्यादा वित्तीय संकट पैदा होने वाला है तमाम देशों में। और अगर ट्रंप ने ये काम कर दिया तो ज़ाहिर तौर पे ना सिर्फ ईरान को आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, बल्कि मानसिक दबाव एक बनाया जाएगा, चारों तरफ से उसको घेरा जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उसके आसपास की नाकेबंदी की भी बात ट्रंप कर रहे हैं। आप सोचिए स्टेट ऑफ हार्मोज कितना इम्पॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसके अलावा जो अस्थायी रूप से छूट दी गई थी ईरान को तेल को लेके, उस छूट को ख़त्म करने की कोशिश जो है बातें की जा रही है। इसके अलावा अगर ये छूट खत्म की जाती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया के जितने भी देश थे जो इस वॉर के चलते ईरान की तरफ ऊर्जा को लेकर उन्होंने कदम बढ़ाया था कि ईरान से लेकर जो ऊर्जा है उसे प्राप्त करके तमाम देश अपनी अपनी जो है जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करें। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पे इसका असर तमाम उन देशों पे पड़ेगा जो टकटकी लगाए ईरान की तरफ देख रहे थे, या उन लोगों वो देश जिन्होंने एक कदम ऊर्जा के लिए ईरान की तरफ बढ़ाया। बड़ी खबर है और दर्शकों को बता दो, यूएस ईरान में बातचीत का अगला राउंड जो है वो जल्दी देखने को मिल सकता है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। ट्रंप के चीन दौरे से पहले डील हो सकती है और इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप खुद शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ ईरान के राष्ट्रपति भी शामिल हो सकते हैं, यानी दूसरे फेज की तैयारी है। वीएन झा सर, कैसे ये पूरी चाल बदलती हुई नजर आ रही है सर? हम और आप लगातार डिस्कस कर रहे हैं कई दिनों से और समझ रहे हैं, लेकिन अब जो है खुद ये खबर सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप मोर्चा संभाल सकते हैं और उधर से पेजेश्कियान साहब जो है वो सामने आ सकते हैं। क्या बदल जाएगा सर? जी हाँ, देखिए बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। यही चीज हम बता रहा था कि पिछले 2-3 दिन से जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो इसी की तरफ में पॉइंटर थी, क्योंकि कल जब चीन में बहुत सारे जो राष्ट्राध्यक्ष थे या उसके विदेश मंत्री थे वो चीन में आए थे, चीन में ईरान के भी विदेश मंत्री गए थे। आज के दिन में पूरे विश्व में चीन ही एक ऐसा देश है जिसका दोनों पार्टी पे प्रभाव है, ईरान पे भी अमेरिका पे भी। ईरान बहुत सारी चीजों के लिए चीन के ऊपर में डिपेंडेंट है और अमेरिका भी कुछ चीजों के लिए चीन के ऊपर में डिपेंडेंट है। और चीन अगर चाहे तो कुछ प्रेशर जरूर अप्लाई कर सकता है कि अमेरिका के ऊपर भी कुछ कंसेशन देने के लिए और ईरान के ऊपर भी कुछ कंसेशन देने के लिए। और यहीं पे आती है कि वो 5 मुद्दे जो कि स्टिकिंग पॉइंट्स थे जिसके चलते कि पिछली वार्ता सफल नहीं हुई थी। पहली चीज थी यूरेनियम एनरिचमेंट। तो ईरान का अधिकार है कि जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां से उनको बिजली बनती है और वो अमेरिका द्वारा ही सप्लाई किया गया था, उसके लिए 3.5% ग्रेड यूरेनियम जो एनरिचमेंट है उसकी जरूरत है। तो इतना तो एनरिचमेंट उसका बनता है, चाहे 3.5% बनाए या 7% बनाए, ये उनका बनता है। लेकिन जब भी वो 60% जाता है, 90% जाता है, तो क्लियरली ये दिखाता है कि उसका बॉम्ब बनाने का एम्बिशन है। तो वहां न जाके अगर वो 3.5 या 7% पे लिमिट कर दे अपने आप को, तो यहाँ पे वार्ता जो है वो बन जाती है। और यही चीज जब पिछली वार्ता चल रही थी लड़ाई के पहले, ईरान लगभग उसके लिए हामी भर चुका था। दूसरा पॉइंट हॉर्मुज में देखिए अभी पहले एक शिकंजा था, अब 2 शिकंजा हो गए हैं। कल चीन के 3 शिप जो हैं वो अमेरिकी जो चैलेंजेस थे उसको अनदेखी करके वो वहां से शिप निकल गए। तो ऑब्वियसली अमेरिका की किरकिरी हुई है। तीसरा पॉइंट था कि ईरानियन एसेट्स को जो फ्रीज किया गया है उस पर भी कुछ सहमति बन सकती है। कॉम्पनसेशन आज तक अमेरिका न किसी को दिया है न आगे देने वाला है। आप वियतनाम ले लीजिए, जापान ले लीजिए, जापान पे उसने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए हुए हैं। अफगानिस्तान ले लीजिए, इराक ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, जहां भी उसने हमला किया हुआ किसी को कॉम्पनसेट नहीं किया हुआ है। और अंतिम मामला जो था, जो कि बहुत बड़ा मामला ईरान मानता था, वो था
लेबनान में जो स्थिति थी उसको उसके ऊपर नियंत्रण, तो उसके ऊपर में ऑलरेडी बातचीत चल रही है और वहां पे भी एक सहमति बन रही है। तो मिला जुला के जो 5 स्टिकिंग पॉइंट थे उन 5 पे डेवलपमेंट हुई है। तो हो सकता है कि अब जैसे आपने अभी बताया कि पेरिस में शायद ये अगला जो समिट है वो समिट वो हो, खबर आ रही है कि शायद इसी शुक्रवार को या समवेयर अराउंड दैट वहां पे शायद वार्ता हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है यहाँ पे एक शिकंजा ईरान लगाया हुआ हॉर्मुज पे, दूसरा शिकंजा अमेरिका लगाया हुआ है, और इसी बीच जो एस्कॉर्टिंग जो शिप्स हैं नेवी के, पता नहीं, लेकिन उसको जो आप कितना इस बात से वाकिफ रखते हैं या नहीं रखते हैं कि शिकंजा एक तरफ कसा जा रहा है, दूसरी तरफ जो है हमले किए जा रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। इसको और थोड़ा सा मैं ब्रीफली समझूंगा, डीपली समझूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देता हूं। ईरान के सीक्रेट मिसाइल बेस का बड़ा खुलासा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीक्रेट मिसाइल बेस का बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में एक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। जमीन के नीचे फंसे लॉन्चर्स निकालने की तैयारी जो है वो चल रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि अब आप समझिए जो सैटेलाइट तस्वीर है वो देखने को मिल रही है और इसमें हलचल जो वो देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जमीन के नीचे जो लॉन्चर्स फंसे हैं उन्हें एक एक कर निकाला जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये शायद वो जखीरा ले जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये सैटेलाइट तस्वीर है जो निकलकर सामने आई है। ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सैटेलाइट तस्वीर जो है ये बयां कर रही है कि किस तरह से जो सीक्रेट टनल है उसके जरिए वहां पर जो लॉन्चर्स फंसे हुए थे उन्हें अब एक एक करके निकाला जा रहा है या सीजफायर के बीच में। यानी मैसेज क्लियर है कि तैयारी जो है वो शायद अभी भी ईरान करता हुआ नजर आ रहा है कि वो शांत बैठने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने आप को तैयार रख रहा है कि अगर हमला होता है तो वो भी उसको जवाब देता हुआ नजर आएगा। लॉन्चर्स निकालने की तैयारी है। दबे जो मिसाइल सिस्टम थे सीजफायर के दौरान उन्हें बाहर लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मलिक सर, क्या कहता है ये कि जो टनल में हमलों में जो धंसे थे, जो टनल एंट्रेंस की अगर बात की जाए वहां पर जो लॉन्चर्स फंसे थे उन्हें अब एक एक करके निकाला जा रहा है, इसे कैसे देखा जाए? ये तो कहीं भी शांति की बात करते हुए नजर नहीं आते। ये तो सीधा सीधा मैसेज क्लियर है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम युद्ध के मूड में ही हैं। आशीष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। हाँ आशीष जी, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब जब कोई भी सीज फायर होता है तो वो एक टेक्टिकल पोज का ही दूसरा रूप होता है। ईरान या हो या अमेरिका हो, दोनों अपने अपनी साइड से अपनी अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर रहे हैं और कर भी रहे होंगे। और कोई भी देश किसी भी पॉज की स्थिति में यानी सीज फायर की स्थिति में वो शांत नहीं बैठता है जब तक कि कोई रिटन एग्रीमेंट ना हो जाए, जब तक कोई कंक्लूजन ना पहुंच जाए। और दो महाशक्तियों के बीच में, या जैसे ईरान इस क्षेत्र की महाशक्ति है और अमेरिका पूरे वर्ल्ड की एक महाशक्ति है, दोनों के बीच में एक क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है उस पर पॉज ना लगे, उस पर रोक ना लगे और देशों के बीच में एक समझौता पूरा अमली जामा उसको पहचान के सब पूरी दुनिया के सामने ना आ जाए। ईरान ये ही नहीं, अमेरिका भी तैयारी कर रहा होगा, पूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग चल रही होगी और पूरे उनके साइलोज जो छुपे हुए थे और इसके साथ साथ जो वहां कहते हैं कि टनल सिटीज है उन सबकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग पूरी चल रही होगी। मोसाद का अपना रोल चल रहा होगा, सीआईए का अपना रोल चल रहा होगा। देखिए, कहा नहीं जा सकता कि जब तक ऑपरेशन फॉर्मली कॉल ऑफ ना किया जाए तब तक दोनों साइड अपनी तैयारी में अपने गार्ड्स को डाउन नहीं रख सकते और करना भी नहीं चाहिए। एक समझदार कंट्री जब वार की स्थिति में होता है तो दोनों के दोनों अपोनेंट अपनी तैयारियों में कमी कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये बात सही है कि ईरान की जमीन है, जमीन के अंदर उसके अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर उसने टनल्स बनाए हुए या गुप्त ठिकाने बनाए हुए मिसाइल वगैरह के और ड्रोन्स वगैरह के, जहां पे उनको स्टोरेज करके रखा है। इसी तरह से अमेरिका, चूंकि वो ईरान की धरती पर आकर एक तरह से घेराबंदी कर रहा है और ईरान की धरती पर आकर के यहां पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, अमेरिका भी अपना, खासकर उसका नेवल एयरफोर्स, ये कोऑर्डिनेशन जरूर चल रहा होगा और इंटेलिजेंस गैदरिंग पहली आईज है किसी ऑपरेशन की, वो जरूर चल रही होगी। आई एम श्योर अगर बात नहीं बनेगी तो जब अगर ऑपरेशन आगे बढ़ता है तो ये सब तैयारियां उस टाइम किसी भी देश को मदद करती है और यही अमेरिका और यही ईरान दोनों कर रहे होंगे। जी आशीष। ठीक है सर, आता हूं मैं इस बीच। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान से जुड़े 8 तेल टैंकरों को रोक दिया है। अमेरिकी नौसेना ने यह कदम उठाया है जिसमें ईरान से जुड़े 8 तेल टैंकरों को रोका गया है। सभी जहाजों को रेडियो पर चेतावनी दी गई है और उन्हें चेतावनी देकर वापस भेज दिया गया। बिना किसी टकराव या बोर्डिंग के सभी टैंकर लौट चुके हैं। चाबहार पोर्ट से टैंकरों को पहले रोका गया। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और P-8 एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में शामिल हैं।
दिनेश सर, नौसेना अपना काम कर रही है अगर अमेरिकी नौसेना की बात की जाए, और उसका असर यह है कि जो ईरान से जुड़े 8 तेल टैंकर थे उन्हें फिलहाल रोका गया है। मैसेज क्लियर एंड कट है कि हम उस मूड में नहीं हैं जिसमें आप ये सोच रहे हैं कि बातचीत हो जाए और सॉल्यूशन निकल जाए। मुझे एक चीज बताइए, इसका औचित्य क्या है? अगर आपने रोकने हैं टैंकर, जैसा कि आपने पहले स्टेटमेंट दिया था, तो फिर ये रूल जो है सबके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए था। चाइना के कैसे टैंकर निकल गए वो, और वो भी 2 टैंकर जिसकी कंपनी के मालिक के ऊपर जो है अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ। तो इसका मतलब है कि जो ताकतवर है और जिससे आपको डर लगता है, जहां आपको महसूस होता है कि वो कंट्री जो रिटेलिएट करेगा, उसके साथ आप डायरेक्टली किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन लेना नहीं चाहते। और बाकी जो टैंकर भेज रहे हैं वो अन्य देशों के होंगे जो कि इस समय रिटेलिएट करने की पोजीशन में नहीं है, जहां वो चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से भी इस युद्ध के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। तो बेसिकली है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है हर देश के ऊपर, विश्व के हर देश के ऊपर जो है इसका अफेक्ट पड़ रहा है। और यही हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कल की बातचीत के अंदर कहा कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है खुल जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है अभी हम जो है डिबेट कर रहे हैं सिर्फ ईरान और अमेरिका के ऊपर, लेकिन आप ये नहीं देखते कि साइमल्टेनियसली कितनी घटनाएं घट रही हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इस युद्ध के ऊपर असर डालेंगी। जैसा कि आने वाले दिनों के अंदर एक 40 देशों का जो है समिट हो रहा, तो युद्ध के शुरू के अंदर तो विश्व के बहुत सारे कंट्री थे जो कि एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह देखते रहे। उन्होंने सोचा कि ये स्थिति जो है जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब उनके खुद के आर्थिक इंटरेस्ट जो है हार्म होने लगे तो काफी लोग एक्टिवेट हो गए हैं। दूसरी तरफ जो है इटली और बाकी 10 कंट्रीज ने जो है ईरान की क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि लेबनान के अंदर पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ। तो ये सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो उसका भी बेसिक मकसद ये है कि इस युद्ध को इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करना। तो अभी आने वाले दिनों में देखेंगे कि अमेरिका जो है किस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल करता है, लेकिन उसकी साख के ऊपर तो एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लग गया है, जबकि चाइना के टैंकर वहां से निकल रहे हैं। और जिस प्रकार की हार्श स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आई, इवन उनके विदेश मंत्री या उनके प्रवक्ता ने ये कहा था जी कि अगर अमेरिका युद्ध करना चाहता तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स को माना जाए और स्टेट ऑफ हार्मुज को जो है बिल्कुल जो है नेविगेशन फ्रीडम होनी चाहिए। जी आशीष। ठीक है सर, आता हूं मैं वापस। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, यूके को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप का बड़ा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तरी सागर तेल भंडार खोलने से उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के रुख से ट्रंप ने नाराजगी जताई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ सवाल जो है वो उठाया जा रहा है, जैसे कि हमारे मेहमान ने पूछा भी कि जो है इसका औचित्य क्या है, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये दोहरा रवैया अमेरिका का क्यों देखने को मिल रहा है नाकेबंदी को लेकर। दूसरी तरफ ये भी एक बड़ा बयान है ट्रंप का यूके को लेकर, जिसमें उत्तरी सागर तेल भंडार खोलने से पूरी तरह से इनकार जो है ट्रंप साहब करते हुए नजर आए। ब्रिटेन के रुख से ट्रंप ने नाराजगी जो है वो जताई है। ये आपको जानकारी लगातार हम दे रहे हैं कि किस तरह से अब ये वॉर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब समझने की जरूरत यह है कि एक तरफ आप बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम नाकेबंदी कर देते हैं और उसके बाद से ईरान को बैकफुट पर ढकेल देंगे। वीएन झा साहब, देखिए, अमेरिका का हमेशा से डबल अप्रोच जो है वो तो हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। वो आप अमेरिका भी ईरान के ऊपर में अटैक करने के लिए इसलिए आया था कि अमेरिका, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन था और वो रेडिकल स्टेट है जिसने अपने पास में 3 प्रॉक्सीज खोल रखे हैं अलग अलग देशों में भी। तो अगर ये आपका बैकग्राउंड था, अगर ये आपका नजरिया था जिसके चलते आपने ईरान पे अटैक किया हुआ, तो आपको तो पाकिस्तान को बहुत पहले ही मिटा देना चाहिए था। पाकिस्तान ने आपको हर समय में, हर घड़ी पे, हर मुहाने पे डबल स्टैंडर्ड दिखाया था, इंक्लूडिंग लेटेस्ट जो तालिबान को आप वहां पे सत्ता सौंप के आए थे।
तो वेपन आपका था, पैसा आपका था, लेकिन ये पैसा और वेपन तालिबान को जा रहे थे, जिन्होंने आपके फोर्स को वहां से खदेड़ा था। अब आपके तो अभी भी ये दिमाग में होगा, ये तो आपके सामने में ही हुआ था। तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो हर जगह में है, और अमेरिका की दादागिरी जो है वो आज के दिन में बहुतों को रास नहीं आ रही है। यहाँ पे आपने हॉर्मुज के ऊपर में चोक लगा रखा है, उधर आपने क्यूबा के ऊपर में चोक लगा रखा है, आपने वेनेजुला के ऊपर में लगभग 1 महीना तक आपने सीज लगाया था, चोक लगाया था, जबकि वो फाइनली जो वो कल्मिनेट हुआ कि वहां पे सत्ता बदल गई, आपने वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया। तो ये चीजें अच्छी नहीं है, खास करके अगर आप विश्व शक्ति अपने आप को समझते हैं और वो हैं आप, तो आपका इस तरह का जो अप्रोच है ये कतई किसी को भी मंजूर नहीं है। और शुरू में ही हमारे जो पैनलिस्ट ने आपको कहा था कि जब अमेरिका इस तरह का बिहेव करता है, उसकी जो जो शैली है बात करने की, वो उससे उसी के जो एलाय हैं, नेटो के एलाय, यूरोप के एलाय, बाकी सब एलाय, वो जब भड़क जाते हैं, आज के दिन में अमेरिका अकेला खड़ा है, उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है, विश्व पटल के, विश्व शांति के लिए अच्छी नहीं है, और जियो पॉलिटिक्स के लिए अच्छी नहीं है। आज आप अलग थलग पड़ गए हैं, और इसीलिए जब शुरू में आशीष जी आपने कहा था कि क्या चीन आज के दिन में महाशक्ति बन रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चीन ही एक ऐसा देश है जिसने अभी अभी ईरान को बुलाया हुआ, उसको समझाया हुआ है, बाकी खाड़ी के देश के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आए हुए हैं। चीन ने अभी अमेरिका से बात की है, उसने अभी फ्रांस से बात की है। ये जो हॉर्मुज के जो जो तनातनी चल रही है, इसमें चीन एक नया रास्ता ढूंढने के लिए एक तरीका निकाल रहा है। इसको और तो थोड़ा विस्तार से समझेंगे सर। आता हूं सर। बहुत मैं जानता हूं कि बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन हमारी भी मजबूरी, हमें भी अपने दर्शकों को एक एक खबर अपडेट लगातार टाइम पर देनी है। आप एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, नाकाबंदी के बीच फ्रांस ब्रिटेन की पहल जो देखने को मिली है, युद्ध खत्म होने पर हॉर्मुज पर नई रणनीति जो है वो देखने को मिलेगी। रणनीति में अमेरिका की भागीदारी नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय रक्षात्मक मिशन पर जोर रहने वाला है। यूएस, इजरायल और ईरान शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाकाबंदी के बीच फ्रांस ब्रिटेन की पहल, जिसमें युद्ध खत्म होने पर हॉर्मुज पर नई रणनीति। जहां सर अपनी बात कंप्लीट करेगा और छोटा सा रिएक्शन इस पर भी कि फ्रांस ब्रिटेन की जो पहल है, युद्ध खत्म होने पर हॉर्मुज पर नई रणनीति पर काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन युद्ध खत्म होगा कैसे? युद्ध तो खत्म ही नहीं होगा। नहीं, अभी फिलहाल तो युद्ध जो है वो एक पॉज पे है। हाँ। एक ट्रूस पे भी रुका हुआ है। हाँ। अभी फिलहाल युद्ध चल नहीं रही है। आपने जो सैटेलाइट पिक्चर दिखाए थे, हाँ। कि ईरान के कुछ और जो लॉन्चर्स हैं वो निकल रहे हैं, लॉन्चर्स थे उनके पास, उसके चीजें बिल्कुल रहे वहां पे। और जैसे दिनेश जी ने आपको बताया कि ये जब पॉज मिलता है, लोग अपने रक्षा जो जो सिस्टम है वो उसका एक रिव्यू करते हैं, उसका एक जायजा लेते हैं, उसको फिर से वेपनाइज करते हैं कि फिर से अगर हमला हुआ तो कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। ये उसका भी जरिया है, और सिर्फ ये ईरान नहीं कर रहा है, बाकी सारे देश भी कर रहे होंगे इसमें। ये एक नया तरीका, ये एक तो जाना माना तरीका है किसी भी पॉज में, जब युद्ध में होता है। मैं बात कर रहा था चीन का। देखिए, चीन ही आज के दिन में एक ऐसा कंट्री है जो कि ईरान के ऊपर भी दबाव डाल सकता है पॉजिटिवली, और अमेरिका के भी ऊपर में दबाव डाल सकता है। तो यही दो तो वैरिंग कंट्री हैं। और चीन, इसराइल को छोड़ दीजिए, इसराइल और लेबनान के बीच में अभी ऑलरेडी अमेरिका में वार्ता चल रही है, और एक रास्ता निकलेगा, क्योंकि वहां पे दोनों गलत हैं और दोनों सही भी हैं। गलत इसलिए हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर में अटैक कर रहे हैं, और सही इसलिए हैं कि लेबनान ने बड़ी क्लियर तरह से जो यूएन का जो एक चार्टर के अंदर में एग्रीमेंट हुआ था आज से 1.5 साल 2 साल पहले इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको तोड़ा है। क्योंकि लेबनान की जो शक्ति थी, लेबनान का जो दायरा था, वो था कि हिजबुल्लाह को फिर से वो सदर्न लेबनान में पनपने नहीं देगा। और इसको ठीक विपरीत हिजबुल्लाह ने सदर्न लेबनान में इतने अच्छी तरह से पांव फैलाया है पिछले 1.5 साल में, जिसका कि नज़ारा हम और आप देख रहे हैं कि जब भी एक एरियल अटैक होता है हिजबुल्लाह के टनल पे, तो दसियों सेकेंडरी एक्सप्लोजन होते हैं, मतलब
टनल सिस्टम में उनका वेपन वहां पे मौजूद है इसराइल के ऊपर में हमला करने के लिए। तो ये सारी चीजों के बीच में अभी आने वाले जो कुछ दिन होंगे बहुत क्रिटिकल होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक चिंगारी जैसा एक पॉइंट है कि कब एक चिंगारी वहां पे भड़के वहां पे आग लग जाए। तो इसलिए सारे शक्तियों को यहाँ पे एक थोड़ा सा संयम के तरह से बरतना होगा। और अगर फ्रांस में ये वार्ता होती है, समिट मीटिंग होती है, तो मुझे 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 बहुत उम्मीद है कि एक रास्ता निकलेगा और एक लॉन्ग लास्टिंग सीज फायर शायद वहां पे डील होगी अगर समिट मीटिंग हुई तो। लेकिन रास्ता निकालने के पीछे मंशा क्या है, मंशा साफ है या नहीं है, या दिखावा किया जा रहा है, यह भी समझना बहुत जरूरी होगा। मलिक सर का मैं रुक करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देता हूं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने फोन पर बातचीत की है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने इस वक्त फोन पर बातचीत की है विदेश मंत्री हाकान फिदान के साथ। तुर्की के विदेश मंत्री हैं, उनके साथ बातचीत की गई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका वार्ता पर चर्चा जो है वो की गई है। मलिक साहब, मैसेज क्लियर है, दूसरे फेज की तैयारी जो है वो की जा रही है, कोशिश यही है कि रास्ता निकले। लेकिन मैं पता नहीं क्यों इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि रास्ता नहीं निकलने वाला है। अभी कुछ और समय चाहिए। ये जो चीजें आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम टेकिंग चीजें हैं कि समय लिया जा रहा है। इस तरह की जो है सिर्फ बबल्स जो है वो देखने को मिल रहा है। आशीष जी, अगर देखिए बैकडोर चैनल से जैसे कि उम्मीद है बात जरूर चल रही होंगी देशों के बीच में, क्योंकि ये पूरा हॉर्मुज के स्टेट का इशू आके अटक गया है कि सप्लाई ऑफ एनर्जी और सप्लाई की अर्थव्यवस्था ऊपर से लेके अरब से लेके नीचे तक, जो कुवैत से लेके पूरी की पूरी सप्लाई चेन बाधित हुई है। उन देशों की तो रीढ़ की हड्डी टूटनी है। क्योंकि देखिए, अगर आज से प्रोडक्शन बंद होता है, सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसका आने वाले कुछ महीनों के अंदर बहुत बुरा असर पड़ने वाला उन देशों की अर्थव्यवस्था पर। इस बात को लेकर अरब के कंट्री यानी जीसीसी कंट्री अमेरिका के ऊपर पूरा दबाव डाल रहे होंगे कि ये लड़ाई तो छिड़ गई, लेकिन आपने ना तो हमें प्रोटेक्ट कर पाए और ना ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल पा रहे हैं। और देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अगर सऊदी अरब को भी अपना ऑल्टरनेट रूट तैयार करने हैं, उसमें वर्षों लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो ऑयल के हैं, उनकी डिलीवरी सिस्टम, इनको बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, सालों के सालों लग जाते हैं। और डैमेज इतना हुआ है कि वहां के जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए काफी वक्त लगेगा, ऐसा एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है, मानना है। अब बात आती है कि जो अभी जो हम प्रपोज बातचीत की बात चल रही है, देखिए आपका जो विचार है, मेरा भी ऐसा लगता है कि अभी तक कोई भी किसी भी देश की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि भाई अपनी पोजीशन को, वो जो इतनी हार्डन पोजीशन है उसमें कुछ सॉफ्टनेस आने की उनकी उम्मीद है, या वो कोई ऐसा संकेत दे रहे हैं। लेकिन चलो मैं इस बात को यहां ग्रांट कर देता हूं कि जब ऐसी चीजें होती हैं वो पर्दे के पीछे होती है और किसी भी एग्रीमेंट पे आने से पहले वो ओपन नहीं की जाती है। ठीक है, अच्छी बात है, पूरा वर्ल्ड इस चीज को देखता है कि ये अगर ये संघर्ष आगे टल जाए तो अच्छी बात है और पूरे देश के लिए शांति के लिए, पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए एक अच्छा कदम होगा। लेकिन क्या ईरान अपनी जो हार्ड लाइन है, जो 5 पॉइंट उनके हार्ड, अगर मैं फिल्टर करके, क्या उन पर कंप्रोमाइज कर पाएगा? और क्या ईरान खासकर इस बात पर, देखिए लेबनान का जो ऊपर चल रहा है उसकी समझौते की अलग से भी दूसरा ट्रैक निकाला गया है कि भाई चलो वहां पे लेबनान की और गवर्नमेंट के बीच में, इजराइल के बीच में बातें आती है कि उनकी बात चलेगी, लेकिन बीच बीच में फिर वो डिरेल हो जाती है या रुक जाती है। तो ईरान इस बात को कभी नहीं मानने वाला कि वो अपने जो ये 3H है और चौथा है, ईरान ना इन ट्रिपल एच पर मानने वाला और ना ही इजराइल की मंशा वैसी है कि वो इन सब चीजों पर तैयारी जो है वो देखने को मिले। सिर्फ और सिर्फ एक बबल जो है वो सामने को देखने को मिल रहा है। वापस लौटता हूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, यूएस सेंट्रल कमांड का एक्सपर्ट पोस्ट देखने को मिला है। अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली पर F-35B जेट उड़ान के लिए तैयार है। अमेरिकी शिप ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रहा है। 3500 नाविक मरीन के साथ ऑपरेशन जारी है। नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू है। ट्रंप के आदेश पर हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तैनाती जो है वो मुस्तैद की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार अगर बात की जाए तो यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से पोस्ट भी सामने आ रहे हैं, जिसमें अब कहा गया है कि अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली पर F-35B जेट जो है वो उड़ान भरने के लिए तैयार है। यानी मैसेज क्लियर है कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। दिनेश सर, देखिए, ये इस प्रकार के जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक प्रकार से शो ऑफ स्ट्रेंथ होती हैं और इसके साथ साथ वो मैन्योरिंग भी होती है कि हम तैयार हैं। अगर आपका ये
बातचीत सफल नहीं होती तो हम कैपेबल हैं, हम वेल पॉइज्ड हैं उसको अटैक करने के लिए। जैसे कर्नल मलिक ने बताया है कि जिस समय आपका कोई टेक्टिकल पॉज होता है उस दौरान जो है अपोजिंग फोर्सेस जो होते हैं वो शांति से बैठ नहीं जाते हैं, वो अपनी कार्रवाई करते रहते हैं, क्योंकि अब हर देश जो है अपना ऑपरेशन प्लान भी तैयार करके रखता, अगर ये नहीं होता तो वो होता। और इसके साथ साथ जो है एक प्रकार से ये साइकोलॉजिकल वारफेयर के हिस्से के अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं कि जिस प्रकार से सेंट्रल कमांड के एक्स ने अपना पोस्ट किया है कि हम हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, तो एक प्रकार का ये फियर फैक्टर जो होता है इसको भी क्रिएट कराना होता है, ना कि सिर्फ ईरान के दिलो दिमाग के अंदर नहीं बल्कि और भी जो कंट्रीज हैं जो कि ईरान से तेल ले रहे हैं, जहाँ उनके टैंकर्स जा रहे हैं, उनके लिए भी एक प्रकार का ये क्वेश्चन होता है कि आप रिस्क मत लीजिए, हमारा रिटेलिएशन बड़ा स्ट्रांग होगा। तो बेसिकली ये अब आने वाले दिनों में पता चलता है कि क्या होता है। लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों अपने अपने स्टैंड के ऊपर अड़े हुए हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि स्टैंड को थोड़ा थोड़ा सा जो है उसके अंदर से कोई रोशनी की किरण आ रही है। जैसे ईरान की तरफ से मैसेज आया कि हम 5 सालों के लिए अपना जो है परमाणु कार्यक्रम को जो है रोक सकते हैं। यूरेनियम अमेरिका की बात कहता है थी कि सर, 20 साल, और अमेरिका का क्या 20 साल पर रहा है सर। वहां पर भी रोशनी जो धुंधली हो गई है सर, क्योंकि वो 20 साल पर रहा है और ये 5 साल पर, तो 15 साल वाला जो गैप है उस पर क्या होगा, वो भी तो परेशानी का सबब है। तो आशीष उसमें ये तो देखो ना कि कोई ना कोई तो अपना, किसी ने तो अपने गार्ड जो है लोअर किए हुए हैं। हाँ। जब बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि बाया मीडिया बीच में से निकल के आ जाए कि दोनों तैयार हो जाते हैं। हाँ। 10 साल के लिए हाँ। किसी ना किसी प्रकार से सहमति तो बनेगी। एटलीस्ट जो है दरवाजा तो खुला है ना। हाँ। उसने मान लिया कि ठीक है मैं 5 साल के लिए नहीं करूंगा। 5 साल के लिए उसने भी सोच विचार के कहा होगा कि अमेरिका मांग रहा 20 साल का, चलो नेगोशिएशन में 10 साल का आ जाएगा, हम विन विन सिचुएशन में हो जाएंगे। और दूसरा जो है इस बार जो भी आता है, जैसे आपने शुरू में बताया कि हो सकता है कि ईरान के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे। तो मेरा ये मानना है कि बेहतर ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को मत भेजो आप ऐसे नेगोशिएशन के डेलीगेशन हेड के रूप में। और दूसरा आप चेंज कीजिए पाकिस्तान की जो वेन्यू है, इसको चेंज कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को मत भेजिए। सर वो तो मुझे लगता लगता है कि वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिलहाल समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।